हमारा जो अगला चैप्टर है दैट इज वेक्टर अलजेब्रा। ठीक है, 10th चैप्टर है ये, और ये अब फिजिक्स और मैथ्स का एक कॉम्बिनेशन है। ठीक है जी, तो सबसे पहले आप लोगों ने फिजिक्स में बहुत सारा पढ़ रखा होगा, तो यहाँ पे हम उसको जस्ट एक बार रिकॉल टाइप करेंगे। सबसे पहले जो हमारी चीज़ आती है वो आती है व्हाट आर स्केलर्स। स्केलर्स क्या होते हैं, है ना, और वेक्टर्स क्या होते हैं। तो हम जब एक क्वांटिटी लेते हैं जिसके अंदर सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, जैसे कि 5 kg वेट हो गया जैसे, है ना, तो इसके अंदर कोई डायरेक्शन तो है नहीं, आप ऐसे तो बोलेंगे नहीं 5 kg वेस्ट 5 kg नॉर्थ की तरफ, आप सिंपली उसे 5 kg बोलेंगे। तो ऐसी क्वांटिटीज जिनके अंदर सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है, दैट इन्वॉल्व्स ओनली वन वैल्यू, मैग्नीट्यूड, सिर्फ मैग्नीट्यूड है उस चीज की, मेजर करने की एक यूनिट है, तो उसे हम बोलते हैं स्केलर। ठीक है, दैट इज अ स्केलर क्वांटिटी। और अगर एक क्वांटिटी में हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसकी पोजीशन भी बतानी पड़े या उसकी डायरेक्शन भी बतानी पड़े तो वो वेक्टर्स होते हैं। ठीक है, नॉर्मली फिजिक्स में आप लोग जैसे सबसे पहला अगर मैं वो इन दोनों को क्लैरिफाई करने के लिए एग्जाम्पल लूंगा, तो हम फिजिक्स में आप लोग बहुत ज़्यादा पढ़ते हो, दैट इज डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, दोनों में क्या फ़र्क है। डिस्टेंस जो है आप कह सकते हो 20 किलोमीटर्स। अब 20 किलोमीटर्स आपने मैग्नीट्यूड बता दिया, ठीक है जी, तो क्वांटिटी आ गई मेरे पास अकेली, तो अब ये क्या हो गया, ये डिस्टेंस हो गया। अगर उसी क्वांटिटी के साथ मैं डायरेक्शन अटैच कर दूं, राइट, उसी क्वांटिटी के साथ मैं डायरेक्शन अटैच कर दूं, तो मैं बोल दूं 20 किलोमीटर्स वेस्ट, तो वेस्ट की तरफ जाना। एक रेफरेंस पॉइंट तो ऑब्वियसली होगा ही होगा, क्योंकि यहाँ पे भी रेफरेंस पॉइंट होगा, बट डायरेक्शन नहीं है, तो यहाँ पे 20 किलोमीटर्स उस रेफरेंस पॉइंट से वेस्ट की तरफ जाना है, तो ये वेक्टर्स है। ठीक है, सो अ क्वांटिटी विच इन्वॉल्व्स क्या कहते हैं, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी होगी इसमें, उन क्वांटिटीज को हम वेक्टर बोलते हैं। ठीक है जी, सिंपल। नीचे बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हैं, 1 मार्कर में आपके आ सकते हैं और आपको इसकी क्लैरिटी होनी चाहिए, राइट। जैसे ये देखो, टाइम क्या है, स्केलर है, सिंगल यूनिट है, डिस्टेंस क्या है, स्केलर है, स्पीड क्या है, स्केलर है। अब देखो ये आपको क्लियर है, ठीक है, डिस्टेंस के साथ डिस्प्लेसमेंट जो है वो हो जाती है वेक्टर, स्पीड के साथ क्या हो जाती है, वेलोसिटी आ जाती है वेक्टर, क्योंकि स्पीड में डायरेक्शन नहीं होती, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम होती है, तो वेलोसिटी इज आपकी वेक्टर, राइट। तो आपको ऐसी चीजों के बारे में पता होना चाहिए, फोर्स आ जाएगी। ठीक है, अब ये सारी तो देखो, अगर आप पहले देखेंगे तो ये सारी कौन सी क्वांटिटीज है जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड है, एरिया, वॉल्यूम, लेंथ, मास, टेम्परेचर, वर्क, मनी, वोल्टेज, डेंसिटी, रेजिस्टेंस, सब क्या है आपकी ये स्केलर क्वांटिटीज है। और वेक्टर क्वांटिटीज क्या है, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, राइट, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी अपॉन टाइम, फोर्स, मास इनटू एक्सेलरेशन आ गई, ठीक है, वेट, मोमेंटम, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं आपकी वेक्टर्स की। ओके, तो एक 1 मार्कर में या डैश में ये आपके आ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, तो कुछ भी इसमें मिस नहीं होना चाहिए कि आपको लगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, मुझे नहीं पता, ठीक है, मोमेंटम क्या है, मुझे नहीं पता, नहीं, हमें पता है कि ये वेक्टर क्वांटिटीज है। ओके, अब नॉर्मली हम किस में होंगे, वेट में जाएंगे। अब वेट इसने वेक्टर दिया हुआ है, तो ये वेट आपका वो m इंटू जी वाले से कर देगा। ठीक है, जी से जब आपका मास का वेट का क्या होता है इसमें, तो वो जब उसको आप ले लोगे, क्योंकि ग्रेविटेशनल पुल है, तो हम जो शुरू में एग्जांपल ले रहे थे 50 kg, वो हमारे हिसाब से अब गलत हो गई, क्योंकि हम तो उस मास की वेट कर रहे थे। तो अगर आप टेक्निकल टर्म्स में वेट ले रहे हैं तो वो वेक्टर आ गया, क्योंकि उसमें जी ग्रेविटी में डायरेक्शन होती है, ग्रेविटी इज अ काइंड ऑफ एक्सेलरेशन, तो आपका वो वेक्टर में आएगा। सो मैंने जो बोला था तो मैं गलत हो गया उसमें, राइट, तो वेट आपका वेक्टर। अब कुछ बेसिक कंसेप्ट्स पढ़ते हैं, और सबसे पहले जो बेसिक कंसेप्ट है वो एक लाइन के बारे में। अब एक लाइन क्या होती है, देखो एक लाइन है
अभी तक हम पढ़ते आए हैं क्लासेस में कि एक लाइन के कोई भी एंड पॉइंट्स नहीं होते, है ना, इनफाइनाइट होती है दोनों तरफ, तो वो मेरी लाइन होती है। अब इस लाइन को अगर आप देखोगे डायरेक्शन भी दोनों तरफ जा सकती है इसकी, तो ये होती है एक लाइन। अगर मैं सिर्फ एक डायरेक्शन उठाऊं जैसे कि इस केस में, तो ये हो जाएगी मेरी डायरेक्टेड लाइन। क्या हो जाएगी ये मेरी डायरेक्टेड लाइन, क्योंकि इसकी डायरेक्शन एक तरफ मैंने फिक्स कर दी। इस एग्जांपल में देखो सेकंड पार्ट में ये भी क्या है, इसकी है एक ही तरफ डायरेक्शन, तो ये भी डायरेक्टेड लाइन है बिल्कुल। अब थर्ड पार्ट में आप देखेंगे कि ए और बी दो पॉइंट में से टर्मिनेट कर दिया गया, ठीक है, तो ये सेगमेंट होगी, ये इस लाइन की एल लाइन की सेगमेंट होगी ए बी। अब इसके अंदर डायरेक्शन भी दी गई है कि ए से चल रहा है और बी तक जा रहा है, तो इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, ठीक है। लाइन सेगमेंट हमें समझ आता है कि दो एंड पॉइंट्स है। डायरेक्टेड भी अब हमें समझ आता है कि जिसकी एक डायरेक्शन है, नॉट टू डायरेक्शंस, एक डायरेक्शन, ठीक है जी। तो अब आप ध्यान से देखेंगे तो लाइन सेगमेंट अगर होगी तो मैग्नीट्यूड तो अपने आप बन जाएगा, यहां से मेरे पास मैग्नीट्यूड आ जाएगा, और डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट से मेरे पास डायरेक्शन भी आ जाएगी। अब एक ऐसी क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, उसको क्या बोलते हैं हम, उसको वेक्टर बोलते हैं हम, राइट। तो यहां नीचे आप देखेंगे डेफिनेशन 1 के अंदर, अ क्वांटिटी दैट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन इज कॉल्ड अ वेक्टर, राइट। अब इसको लिखने का तरीका क्या है, कुछ भी लिख सकते हैं, 3-4 स्टैंडर्ड तरीके हैं, उनमें से कोई भी आप चुन सकते हैं। जैसे अगर आप स्मॉल से कर रहे हैं लेटर से, तो उसके ऊपर ये आप एक एरो लगा देंगे वेक्टर। ए बी कर रहे हैं तो आप ये लगा देंगे। अब इसका क्या मतलब है कि ए से स्टार्ट हो रहा है और बी की तरफ जा रहा है, ठीक है। बी ए नहीं लिख सकते, यू कैन नॉट राइट इट एज बी ए, क्योंकि ए से स्टार्ट हो रहा है और बी की तरफ जा रहा है। आगे जाके आप देखेंगे ए को क्या बोलते हैं हम, इनिशियल पॉइंट, ठीक है, और दूसरी तरफ क्या बोलते हैं हम, टर्मिनल पॉइंट। बी है टर्मिनल पॉइंट, तो ए से बी की तरफ जा रहा है, ठीक है जी। आप देखो नेक्स्ट स्क्रीन पे, इनिशियल पॉइंट हमें पता है, टर्मिनल पॉइंट हमें पता है, ए बी वेक्टर ले लिया, तो ए से स्टार्ट हो रहा है, ए इनिशियल पॉइंट और बी टर्मिनल पॉइंट है, ओके। और मैग्नीट्यूड जो है इसका, उसको हम लेंथ ऑफ द वेक्टर बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं, ठीक है जी। डिनोटेड एज ए बी, अभी आगे मॉड्यूलस लगा दिया और ए वेक्टर के आगे मॉड्यूलस लगा दिया, या फिर खाली ए लिख दो, तो इसका मतलब है कि उसकी लेंथ कितनी है। यानी कि सपोज मेरा यहाँ ए से बी जा रहा है वेक्टर, तो जो ए बी है वो मेरी खाली ए, या ए वेक्टर अगर लिख रहा हो तो उसका मॉड्यूलस, या फिर ए बी वेक्टर का मॉड्यूलस। इससे हमारे पास मैग्नीट्यूड आ जाता है, राइट। और ये मैग्नीट्यूड का नेगेटिव नहीं हो सकता, दिस मैग्नीट्यूड कैन नेवर बी नेगेटिव, क्योंकि लेंथ है, नेगेटिव थोड़ी होगी क्योंकि उसकी तो कुछ वैल्यू होगी, राइट। तो लेकिन ये पर्टिकुलर केसेस में, जैसे इस केस में हम लेंथ की बात कर रहे हैं, तो वो नेगेटिव नहीं हो सकती। जो चीज़ नेगेटिव हो सकती है वो हो सकती है, लेकिन जो चीज़ आपकी स्पीड वगैरह ये चीज़ें नेगेटिव नहीं हो सकती, तो उनके कभी भी नेगेटिव नहीं आएंगे मैग्नीट्यूड्स, राइट, क्योंकि उसका कोई मतलब ही नहीं होता। नेक्स्ट इज पोजीशन वेक्टर। अब पोजीशन वेक्टर क्या बताता है? पोजीशन वेक्टर देखो सिंपल सी बात है, किसी भी पॉइंट की रेफरेंस ओरिजिन से बताता है। अब ये मेरा 3D स्पेस है, x, y, z एक्सिस। एक पॉइंट मेरा कहाँ पे है, लेट मी चेंज द कलर, और एक पॉइंट मेरा यहाँ पे है 3D स्पेस में। अब ये आप देखेंगे तो ये आपका P पॉइंट है और ओरिजिन पे O है, तो O से P OP वेक्टर बनेगा, बिल्कुल बनेगा। अब उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ OP? तो पहली बात तो पोजीशन वेक्टर क्या होता है, द वेक्टर OP हैविंग O एंड P एज इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट्स
रिस्पेक्टिवली इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। तो किसी भी पॉइंट की विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन अगर आप वेक्टर फॉर्म शो कर रहे हैं तो वो पोजीशन वेक्टर होगा, मतलब उसका रेफरेंस हमेशा ही ओरिजिन होगा। ओके, अब आप इसमें इसका जो मैग्नीट्यूड है वो ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, अब ये कैसे आया, अब हम आगे डिस्टेंस बिटवीन टू वेक्टर्स पढ़ेंगे, उससे भी हमें पता चल जाएगा, है ना। और अगर मैं आपको कहूंगा कि आप सिंपल डिस्टेंस फॉर्मूला ही लगा लो, सपोज इसके क्या है, एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स हैं, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होने वाले हैं 0 0 0। तो अगर आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो भी क्या आएगा, तो भी यही आएगा, एक्स माइनस जीरो होल स्क्वायर वाई माइनस जीरो होल स्क्वायर जेड माइनस जीरो होल स्क्वायर। ठीक है, तो ओपी का मैग्नीट्यूड इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अंडर द रूट। नेक्स्ट इज डायरेक्शन कोसाइंस, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है डायरेक्शन कोसाइंस। देखो एक वेक्टर है पी एक्स वाई जेड, ओ सॉरी एक पॉइंट, राइट, उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ओपी है, और अगर मैं उसका मैग्नीट्यूड ले लेता हूं कि ओपी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो आर है, ये दो चीजें मेरे पास गिवन आ गई। ठीक है, एक्स वाई जेड उसके पॉइंट है, ये भी मेरे पास गिवन आ गया। तो आप एक टाइप से ये भी कह सकते हैं कि आर जो है वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर है। ठीक है, अब ये रिस्पेक्टिव एक्सिस के साथ, सपोज एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाता है, तो ये एक्स एक्सिस के साथ ये वाला एंगल बनाएगा। ठीक है जी, इसको बोलते हैं हम डायरेक्शनल एंगल। क्या बोलते हैं इसको हम, डायरेक्शनल एंगल। वाई एक्सिस के साथ क्या बनाएगा, वो भी डायरेक्शनल एंगल हो गया, और जेड एक्सिस के साथ ये वेक्टर कितना एंगल बनाएगा, ये भी डायरेक्शनल एंगल हो गया। ओके, अब इस डायरेक्शन कोसाइंस में आप ये देखेंगे कि अब ये अगर सिर्फ आप एक्स एक्सिस वाला पोर्शन देखें, ये ए तक देखो ना, इसकी प्रोजेक्शन जो है ओपी वेक्टर की प्रोजेक्शन जो है, जो एंगल बना रहा है उसकी ये गिर रही है। तो क्या ये देखो, ये जो छोटी वाली डायग्राम है इसको ध्यान से देखो, ओपी की प्रोजेक्शन एक्स के ऊपर ऐसे गिर रही है, तो राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है। तो ये तो मेरा आर है ओपी, ठीक है, मैग्नीट्यूड है तो खाली आर लिख देते हैं, तो ये मेरा आर है। अब आपके पास ये एंगल सपोज इट इज एल्फा, एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनता है वो एल्फा बनता है, डायरेक्शनल एंगल है। तो अब इसमें आप अगर ओ ए निकालेंगे तो क्या ये आर कॉस एल्फा नहीं होगा, या आप इसको अगर इस पोर्शन को मैं एक्स छोटा एक्स ट्रीट कर लूं कि मेरी इतनी लेंथ जो है वो एक्स है, तो एक्स बाय आर क्या होगा, कॉस एल्फा। ठीक है, ये जो कॉस एल्फा है इसको बोलते हैं हम डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है जी, सो कॉस एल्फा, सिमिलरली वाई एक्सिस के साथ कॉस बीटा, ठीक है जी, और जेड एक्सिस के साथ कॉस गामा, राइट, इन सबको बोलते हैं, ये वाई ओवर आर हो जाएगा और ये जेड ओवर आर हो जाएगा, राइट। तो इन सबको बोलते हैं हम डायरेक्शन कोसाइंस। ओके, तो आप इसको शॉर्ट फॉर्म में, दूसरी में आप क्या बोल सकते हैं, इसको हम स्टैंडर्ड है हमारे पास कि कॉस एल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा को हम बोल देते हैं एल एम एन, राइट। तो एल एम एन हो जाते हैं हमारे पास ये डायरेक्शन कोसाइंस। तो इसमें अगर आप क्या करेंगे, दो चीजें, इसको बहुत बाय हार्ट लर्न कर लो। अब मैं x निकालूंगा तो क्या होगा, l इंटू आर होगा, सो x वुड बी इक्वल टू एल आर। ठीक है, y वुड बी इक्वल टू एम आर एंड z वुड बी इक्वल टू एन आर। तो ये मेरे x y z आ गए। तो किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या आ सकते हैं मेरे पास, एल आर एम आर एन आर। ठीक है,
LMN क्या है, डायरेक्शन कोसाइंस है, और R क्या है, मैग्नीट्यूड हो गया। ठीक है, अब ये R फिक्स्ड नहीं है, इस लाइन को आप जितना मर्जी ऊपर खींच लो, P चेंज होता रहेगा, तो ये R जो है ये एक टाइप का वेरिएबल हो गया। ठीक है, फिक्स्ड वेरिएबल टाइप हो गया, एक पर्टिकुलर कंडीशन के लिए फिक्स्ड है, लेकिन ये चेंज करते रहोगे तो XYZ बदलते रहेंगे। यहाँ पे XYZ लोगे तो R कुछ और हो जाएगा, यहाँ XYZ लोगे तो R कुछ और हो जाएगा, लेकिन LMN सेम रहेंगे क्योंकि एंगल तो सेम है उसका वेक्टर का, राइट। तो एक तो ये चीज़ हम याद कर सकते हैं, और दूसरी एक कंडीशन आप याद करेंगे कि L² प्लस M² प्लस N² हमेशा 1 होता है। ये आपका रेस्क्यू करेगा बहुत जगह। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ये मैं आपको दिखाऊंगा कि प्रूव करना इज़ वेरी इजी, बाद में आएगा तो मैं आपको दिखा दूंगा। और एक चीज़ हम क्या कर सकते हैं इसमें, L² प्लस M² प्लस N² 1 आ गया, XYZ ये आ गया, या अच्छा हाँ, एक आप क्या कर सकते हैं कि आप हमेशा याद रखेंगे कि ये जो LMN होते हैं, यानी कि जो डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं, दे आर ऑलवेज कोफिशिएंट्स। वो कोफिशिएंट्स होते हैं किसके, यूनिट वेक्टर के। अभी यूनिट वेक्टर आप देखेंगे आगे क्या होता है। यूनिट वेक्टर वो होता है जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, यानी कि उसमें सिर्फ डायरेक्शन बचती है। ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड 1 होता है और उसमें डायरेक्शन 1 वो बचती है। अब आप R को 1 कर दो, मैग्नीट्यूड को 1 कर दो, फिक्स कर दो 1, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू L हो जाएगा, y इज इक्वल टू M हो जाएगा, और z इज इक्वल टू N हो जाएगा। तो दैट मीन्स डायरेक्शन कोसाइंस हो जाएंगे। तो यूनिट वेक्टर के जो भी कोफिशिएंट्स हैं वो हमेशा LMN होते हैं। ये बात आपको सबसे ज़्यादा बचाएगी, गारंटीड। ठीक है, दूसरी L² प्लस M² प्लस N² इज इक्वल टू 1, ये आपको बहुत जगह हेल्प करेगी। वेक्टर देखते ही बता दोगे कि LMN दिया हुआ है या कुछ और दिया हुआ है, क्योंकि अगर L के साथ कोई भी कांस्टेंट जरा सा मल्टीप्लाई हुआ तो वो एक नया XYZ बना देगा। ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा क्या ये यूनिट वेक्टर है या नहीं है। और अब इसमें एक एक्स्ट्रा चीज वो क्या कर सकते हैं आप, कि अगर आप इस लाइन को इस तरफ डायरेक्ट कर देंगे तो आपके एंगल्स पाई माइनस एल्फा है ना, पाई माइनस बीटा, पाई माइनस गामा बन जाएंगे। तो बेसिकली वो सेकंड क्वाड्रेंट आ जाएगा। तो ये आपके डायरेक्शन कोसाइंस, बस इतना याद रखना है, नेगेटिव हो जाएंगे। सिंपल सी चीज। तो डायरेक्शन कोसाइंस क्या हो जाएंगे आपके, नेगेटिव। अब इसी ऊपर वाली डायग्राम में देखो एक और चीज आती है। ये सब हमने कर लिया है, दैट इज ऑल डन। ठीक है, सिर्फ एक चीज बची है, डायरेक्शन रेशियोज। क्या होती है डायरेक्शन रेशियोज, डायरेक्शन कोसाइंस हमें समझ आ गए। अब डायरेक्शन रेशियोज में हमें पता है x जो है वो LR है, y जो है वो MR है, z जो है वो NR है। दैट मीन्स ये R तो एक टाइप का कांस्टेंट है ना, x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L है ना। तो ये जो XYZ है, जब डायरेक्शन कोसाइन किसी कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई होता है, ठीक है, तो इस किसके मतलब L जो है वो किसके प्रोपोर्शनल बन गया, इन XYZ को बोलते हैं डायरेक्शन रेशियोज ऑफ वेक्टर R। ठीक है, डायरेक्शन कोसाइन। अब आप अगर इसको देखो, x ओवर L करो तो R आ रहा है, y ओवर M करो तो R आ रहा है, z ओवर N करो तो भी R आ रहा है। हो गया ना, एक ही उसमें कि सिर्फ R के साथ ही R चेंज करते रहो, इनकी वो बदलती रहेगी। तो दैट मीन्स x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। x जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है L के, y जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है M के, और z जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है N के। तो ये जो XYZ है ये हो गए डायरेक्शन रेशियोज, LMN हो गए डायरेक्शन कोसाइंस, और XYZ हो गए डायरेक्शन रेशियोज। और अगर आप कहेंगे कि XYZ क्या है, कुछ भी नहीं है, OP पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं। 3D स्पेस में जो P पॉइंट लेते हैं हम, उसके कोऑर्डिनेट्स ही तो XYZ। तो दैट मीन्स अगर मेरे पास कोई वेक्टर दिया गया है और उसका मैग्नीट्यूड 1 नहीं बन रहा तो वो XYZ है, क्योंकि अगर मैग्नीट्यूड 1 बन गया तो वो यूनिट वेक्टर हो जाएगा। तो वो यूनिट वेक्टर के कोफिशिएंट्स होंगे तो डायरेक्शन कोसाइंस होंगे, और अगर बिना यूनिट वेक्टर के कोफिशिएंट्स होंगे तो वो
डायरेक्शन रेशियोज होंगे। बस इतनी छोटी सी बात याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और डायरेक्शन रेशियोज को हम ABC से डिनोट करते हैं। जैसे हम डायरेक्शन कोसाइंस को LMN से करते हैं, डायरेक्शन रेशियोज को ABC से करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हमारा A क्या हो गया LR, B क्या हो गया क्या था MR, और C क्या हो गया NR। ये डायरेक्शन रेशियोज, LMNR डायरेक्शन कोसाइंस। ठीक है जी। अच्छा, एक और चीज जरूरी, L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर 1 होता है, लेकिन A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर 1 नहीं होता। यही डिफरेंस बताएगा आपको कि यूनिट वेक्टर है कि नहीं है, क्योंकि अगर ये 1 हो गया फिर तो हर वेक्टर यूनिट वेक्टर बन जाएगा, तो इसलिए ये 1 नहीं होगा। अब चलो कुछ वेक्टर्स की टाइप्स पढ़ते हैं। जीरो वेक्टर, जीरो वेक्टर नाम से ही पता चल रहा है कि वेक्टर बोल दिया तो डायरेक्शन तो चाहिए, लेकिन जीरो बोल दिया तो मतलब मैग्नीट्यूड नहीं होने वाला। ठीक है, तो आपको अ वेक्टर हुज इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट्स कंसाइड, टर्मिनल पॉइंट भी वही है और उसका इनिशियल पॉइंट भी वही है, तो कहीं जा ही नहीं रहा। ठीक है, इज कॉल्ड जीरो वेक्टर, राइट। लेकिन अब ये कहीं जा ही नहीं रहा तो मैं डायरेक्शन तो दे ही नहीं सकता इसकी, तो इसका मतलब इसका ना तो मैग्नीट्यूड होता है और ना ही इसकी डायरेक्शन होती है, राइट। तो इसको हम डिनोट कैसे करते हैं, जीरो ऊपर वेक्टर, ठीक है, लेकिन मेन पॉइंट क्या है कि इट हैज नो डायरेक्शन। ठीक है, इट कैन नॉट बी, जीरो वेक्टर कैन नॉट बी असाइंड अ डेफिनेट डायरेक्शन एज इट हैज जीरो मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड ही जीरो है। ठीक है, और इसका उल्टा भी सच है, क्या, और ऑल्टरनेटिवली अदरवाइज इट मे बी रिगार्डेड एज हैविंग एनी डायरेक्शन, यानी इसकी कोई भी डायरेक्शन हो सकती है। ठीक है, तो आप इसकी क्योंकि पर्टिकुलर कोई डायरेक्शन असाइन नहीं कर सकते, तो ये एक नंबर का बहुत अच्छा क्वेश्चन बन जाता है। अगर आपके पास ऑप्शन में लिखा आ गया जीरो वेक्टर के कि नो डायरेक्शन इन एनी डायरेक्शन, तो आप किस पे टिक मारेंगे, एनी डायरेक्शन पे। जीरो वेक्टर की कोई भी डायरेक्शन हो सकती है। ठीक है, और जीरो वेक्टर देखो ए वेक्टर, बी वेक्टर, ये सब जीरो वेक्टर है। ये इनको लिखने का एक तरीका है, क्योंकि ए से शुरू हो रहा है, ए पे ही जा रहा है। सो जीरो वेक्टर इज नो मैग्नीट्यूड, जीरो मैग्नीट्यूड एंड एनी डायरेक्शन। ठीक है, डन। अगला देखते हैं, अगला इज यूनिट वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर इज जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो और कोई डायरेक्शन हो, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन, क्योंकि अब 1 मैग्नीट्यूड हो गया तो डायरेक्शन तो पर्टिकुलर हो जाएगी। अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज यूनिटी, दैट इज 1 यूनिट, इज कॉल्ड अ यूनिट वेक्टर। द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए इज गिवन बाय ए कैप, इसको ए कैप पढ़ा जाता है। ठीक है जी, तो इसकी सिर्फ डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड इसमें से निकाल दिया जाता है। तो इसका एक शॉर्ट फॉर्मूला क्या बन जाता है, सीधा सीधा कि ए वेक्टर के अंदर से हम डिवाइड कर देते हैं उसके मैग्नीट्यूड से, तो सिर्फ ए कैप रह जाती है, सिर्फ डायरेक्शन रह जाती है, राइट। और इसको अगर आप दूसरे वे में लिखना चाहें तो एक वेक्टर किस चीज से बनता है, उसका मैग्नीट्यूड, राइट, उसके मैग्नीट्यूड से बनता है। मैग्नीट्यूड को मैं खाली ऐसे भी लिख सकता हूं, ए मल्टीप्लाइड बाय ए कैप, यानी कि उसकी डायरेक्शन। डन, ओके। अच्छा, इसको हम एन कैप से भी शो कर देते हैं, यूनिट वेक्टर्स को हम एन कैप से भी शो कर देते हैं। ठीक है, को इनिशियल वेक्टर्स, को इनिशियल वेक्टर्स में आपका क्या आ जाएगा, को इनिशियल, नाम से ही पता चल रहा है। मैं पिछला सारा एक बार डिलीट कर देता हूं। को इनिशियल वेक्टर्स, जैसे कि हमें नाम से पता चल रहा है कि उसका इनिशियल पॉइंट सेम होने वाला है, तो दो वेक्टर्स जिनका इनिशियल पॉइंट सेम है, यानी कि एक ये पॉइंट है, यहां से एक वेक्टर यहां जा रहा है, यहां से एक वेक्टर यहां जा रहा है, ए बी ए सी, तो इसको बोलते हैं हम को इनिशियल वेक्टर्स। ठीक है, दैट आर हैविंग द सेम इनिशियल पॉइंट आर कॉल्ड को इनिशियल वेक्टर्स। अगला है कोलिनियर वेक्टर्स, सुपर इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोलिनियर वेक्टर क्या होता है, देखो कोलिनियर वेक्टर की डेफिनेशन अगर आप पढ़ेंगे, टू और मोर वेक्टर्स आर सेड टू बी कोलिनियर
इफ दे आर पैरेलल टू द सेम लाइन। वर्ड समझो, लाइन, कोई डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट की बात नहीं कर रहा है, वो लाइन की बात कर रहा है। जब वो लाइन की बात कर रहा है, सपोज मेरे पास ये लाइन है, अब इस लाइन में हमने कहा था कि डायरेक्शन कहीं भी हो सकती है। तो अब मेरा कोई वेक्टर अगर ये है और कोई मेरा वेक्टर ये है, क्या ये दोनों ही इस लाइन के पैरेलल नहीं हुए क्या? तो ये जब एक कॉमन लाइन के वेक्टर्स दो पैरेलल होते हैं तो वो कोलिनियर वेक्टर्स होते हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स एंड डायरेक्शंस। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शंस का कोई लेना देना नहीं है, बस वो एक लाइन के पैरेलल होने चाहिए आपस में। तो अगर आप अब इन दो वेक्टर्स को देखो तो ये वेक्टर और ये वेक्टर, ये दोनों कोलिनियर वेक्टर्स हैं, ठीक है। मैग्नीट्यूड भी इनका देखो, इसका कम है ऊपर वाले का, नीचे वाले का ज्यादा है। डायरेक्शन भी दोनों की ऑपोजिट है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगर एक वेक्टर में ये ला दूं तो ये भी कोलिनियर हो जाएगा, ठीक है। तो सेम लाइन के वेक्टर्स भी कोलिनियर है। क्यों सेम लाइन के वेक्टर्स कोलिनियर है? क्या ये वेक्टर्स कोलिनियर है? बिल्कुल कोलिनियर है, क्योंकि ये एक तीसरी लाइन में बना दूं यहाँ पे तो उसके पैरेलल दोनों हैं, क्योंकि तो ये आपस में भी कोलिनियर है, राइट। तो ये मेरा एक कोलिनियर वेक्टर्स की डेफिनेशन हो गई। इक्वल वेक्टर्स, वेरी इजी। इक्वल वेक्टर्स ए और बी तब होंगे जब उनका मैग्नीट्यूड भी इक्वल होगा और उनका डायरेक्शन भी इक्वल होगा। इफ दे हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ठीक है जी, रिगार्डलेस ऑफ द पोजीशंस ऑफ देयर इनिशियल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट से फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। एक यहाँ पे ऐसे है, एक यहाँ ऐसे है, तो ये बिल्कुल बराबर होंगे, ठीक है। इनिशियल से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आगे आप कंसेप्ट पढ़ेंगे फ्री वेक्टर्स का, तो हम उसको उठा के इधर उधर कर सकते हैं वेक्टर को, लेकिन उनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। ये नहीं आप कर पाएंगे कि ये वेक्टर और ये वेक्टर सेम है, नो, ये इक्वल नहीं है वेक्टर्स, डायरेक्शन भी सेम चाहिए, ओके। और उनको लिखते कैसे हैं? ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर। अगला है नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर में क्या होता है? सिंपल सा है कि आप वेक्टर की डायरेक्शन बदल दो। जैसे ही आप डायरेक्शन बदलोगे तो वो क्या हो जाएगा? नेगेटिव वेक्टर हो जाएगा। अब एक वेक्टर है, ऐसे है 5 यूनिट्स में और डायरेक्शन ऊपर है, तो वही वेक्टर अगर नीचे कर देंगे आप 5 यूनिट्स का ही, कि मैग्नीट्यूड शुड रिमेन सेम, सिर्फ डायरेक्शन आप ऑपोजिट करेंगे, तो उसको हम बोलते हैं नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। तो अगर ये ऊपर वाला वेक्टर ए बी वेक्टर है तो नीचे वाला वेक्टर बी ए वेक्टर हो जाएगा, ठीक है जी। और आप इसे नेगेटिव ए बी वेक्टर भी बोल सकते हैं, राइट। तो कंडीशन इज कि मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, है ना, एंड डायरेक्शन जो है वो ऑपोजिट हो जाएगी, ओके। अब एक स्पेशल कंसेप्ट है फ्री वेक्टर्स का। फ्री वेक्टर्स में क्या होता है कि आप किसी भी वेक्टर की पैरेलल डिस्प्लेसमेंट करा सकते हैं। पैरेलल डिस्प्लेसमेंट मतलब एक वेक्टर यहाँ है तो मैं उसको यहाँ भी ले जा सकता हूँ, यहाँ भी ले जा सकता हूँ, यहाँ भी ले जा सकता हूँ, ऊपर भी ले जा सकता हूँ, ठीक है। लेकिन पैरेलल डिस्प्लेसमेंट इज द वर्ड। उसके मैग्नीट्यूड को कुछ नहीं होना चाहिए, उसके डायरेक्शन को कुछ नहीं होना चाहिए, विदाउट चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। सो अगर if a vector is subjected to a parallel displacement without changing its magnitude and direction, such vectors are called free vectors, right? तो उन्हें हम free vectors बोल सकते हैं। अब एग्जाम्पल 1 देखते हैं। देखो एग्जाम्पल 1 में ये कह रहा है रिप्रेजेंट ग्राफिकली अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 किलोमीटर 30 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ। तो 40 किलोमीटर 30 डिग्री ये सब आसान है, वेस्ट ऑफ साउथ निकालना है बस आपने। तो वेस्ट ऑफ साउथ, पहले साउथ कर लो फाइनलाइज, ये साउथ है मेरा, उसके बाद उसका वेस्ट चलो 30 डिग्रीज, डन, और ज्वाइन कर दो और 40 किलोमीटर दूर पे उसको टर्मिनेट कर दो। डायरेक्शन इधर रहेगी, ठीक है। तो ओपी वेक्टर जो है वो शो कर रहा है डिस्प्लेसमेंट ग्राफिकली 40 किलोमीटर वेस्ट ऑफ साउथ। ओ से पी तक का डिस्टेंसेस, यहाँ पे स्केल दिया हुआ उसने 10 किलोमीटर्स का 1 सेंटीमीटर का, तो वो अगर ग्राफ है तो हम कर सकते हैं, अदरवाइज सिंपली देखो ओपी इज 40, इसने 10 का जो ले रखा है इसका यहीं पे 10 यहीं पे लग गया, 10 का ये है, 10 का ये है, 10 का ये है और 10 का ये है, तो 40 किलोमीटर्स हो गए, ओके। सेकेंड एग्जाम्पल, क्लासीफाई द फॉलोइंग मेजर्स एज स्केलर्स एंड वेक्टर्स। अब 5 सेकेंड्स है, टाइम है, डायरेक्शन तो है नहीं तो स्केलर हो गया।
1000 सेंटीमीटर क्यूब है, वॉल्यूम है, कोई डायरेक्शन नहीं है, स्केलर हो गया। थर्ड पार्ट है 10 न्यूटन, फोर्स है। फोर्स क्या होती है? मास इनटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन तो वेक्टर है, क्योंकि वो क्या होता है एक्सेलरेशन? वेलोसिटी ओवर टाइम। वेलोसिटी भी क्या है? वेलोसिटी इज ds बाई dt, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? वेक्टर। वैसे तो आपको यही पता है एक्सेलरेशन वेक्टर होती है, सो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, राइट। 30 किलोमीटर पर आवर, कोई डायरेक्शन नहीं दी हुई, स्पीड है ये, स्केलर। 10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, कोई डायरेक्शन नहीं है, डेंसिटी है ये, स्केलर। 20 मीटर्स पर सेकेंड टूवर्ड्स नॉर्थ, अब डायरेक्शन है मेरे पास, मैग्नीट्यूड भी है, वेक्टर। ठीक है, इधर देखो वेलोसिटी वेक्टर, नीचे आंसर्स दिए हुए सारे। अगला देखो एग्जाम्पल 3। एग्जाम्पल 3 में इन फिगर 10.5 विच ऑफ द वेक्टर्स आर कोलिनियर इक्वल कोइनिशियल। तो ये नीचे फिगर दी हुई है, इसको ध्यान से देखो। सबसे पहले कोलिनियर, कोलिनियर क्या थे? जो किसी एक तीसरी लाइन के पैरेलल होते हैं, दो वेक्टर्स। डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड कोई मतलब नहीं रखती। तो ए वेक्टर और सी वेक्टर तो वैसे ही पैरेलल दिख रहे हैं, और सी ए और डी भी पैरेलल दिख रहे हैं, क्योंकि मुझे डायरेक्शन तो देखनी ही नहीं है। तो ए सी डी दे आर कोलिनियर वेक्टर्स। डन। सेकंड, इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर कौन से हैं? इक्वल वेक्टर्स आपके जिनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बराबर होनी चाहिए। सिर्फ ए और सी दिख रहे हैं मुझे, मैग्नीट्यूड भी बराबर है, डायरेक्शन भी बराबर है। ठीक है जी। सो देखो ना, यहाँ से इनिशियल पॉइंट से जाके यहाँ तक जा रहा है, सी भी यहाँ से यहाँ तक जा रहा है। तो ए और सी इक्वल वेक्टर्स। को इनिशियल पॉइंट सिर्फ ये एक पॉइंट दिख रहा है जो को इनिशियल है, ये नहीं है, क्योंकि यहाँ पे टर्मिनल पॉइंट है ये बी का, तो इसको नहीं ले सकता मैं। ए का इनिशियल है बट बी का टर्मिनल है। तो सी पॉइंट से सारे वेक्टर निकल रहे हैं, ये इधर, ये इधर, ये इधर। तो बी सी डी दे आर को इनिशियल वेक्टर्स। डन। एक्सरसाइज 10.1 है जी अगली। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? रिप्रेजेंट ग्राफिकली अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 किलोमीटर 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। आप जब बनाएंगे तो ये नॉर्थ होगी ऊपर, अब ईस्ट के इस तरफ होती है, तो 30 डिग्री नॉर्थ से ईस्ट ले लेना आप, ये आ गया। और स्केल के हिसाब से अगर 1 सेंटीमीटर वो लेंगे आप, तो 4 सेंटीमीटर का ले लेना। अगर 1 सेंटीमीटर को हम 10 किलोमीटर्स ले रहे हैं, तो 4 सेंटीमीटर आप ले लेंगे, तो ये आपका 40 किलोमीटर्स हो जाएगा। डायरेक्शन ये बन जाएगी, ये पी पॉइंट हो जाएगा, ये ओ आ गया। तो ओपी वेक्टर जो है आपका ग्राफिकली 40 किलोमीटर्स 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ दिखाता है। ठीक है, ये डायरेक्शन ईस्ट ऑफ नॉर्थ के लिए हमने लगाई है। सो दिस इज माय ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन। इसमें वेस्ट और साउथ लिख के कंप्लीट भी कर देना, ऐसे कहीं इसमें ऐसे ही छोड़ दो। डन फर्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन, क्लासिफाई द फॉलोइंग मेजर्स एज स्केलर्स एंड वेक्टर्स। तो इसमें तो 10 kg, ठीक है जी। अब ये 10 kg क्या है? देखो यहाँ पे 10 kg स्केलर, क्योंकि यहाँ पे ये उसने देखो, अब ये आपका कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। उसने वहाँ पे वेट को जो किस में डाल रखा था, वेक्टर में डाल रखा था, लेकिन यहाँ कोई आपको डायरेक्शन नहीं दिख रही है ना, तो इसको हम स्केलर में ही डालेंगे। वेट को आप स्केलर में ही ट्रीट करो। अगर कंसेप्चुअल वेट लिख देता है खाली, तो हम उसे डाल सकते हैं वेक्टर में कि हम कंसीडर कर रहे हैं कि वो ग्रेविटी के साथ mg कर रहा है ना। बट यहाँ पे आप इसे 10 kg दिया हुआ है, नॉर्मल भाषा में, फिजिक्स नहीं है ये, मैथ सा सिंपल सा। तो 10 kg मीन्स 10 kg, तो इट इज़ अ स्केलर, क्योंकि इसमें कोई डायरेक्शन नहीं दी हुई है। अगर आप टेक्निकली कहेंगे तो mg करेंगे तो हो सकता है वो वेक्टर हो जाएगा, है ना। तो इसको फिलहाल हम 10 kg में, मुझे कुछ भी ऐसा नजर नहीं आ रहा, दैट इज अ स्केलर। सेकंड, 2 मीटर्स नॉर्थ वेस्ट, डायरेक्शन है मेरे पास, मैग्नीट्यूड है मेरे पास, वेक्टर 40 डिग्री। अब 40 डिग्री जो है वो क्या है? कुछ नहीं है, डिग्री का हमें नहीं पता, कहीं भी हो सकती है, ऐसे भी जा सकती है 40 डिग्री अगर रेफरेंस पॉइंट ही है, ठीक है, ऐसे भी हो सकती है 40 डिग्री। तो इट इज अ स्केलर।
40 वॉट। अब 40 वॉट जो है ये एनर्जी के यूनिट आपके आ रहे हैं, तो ये इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होती है, तो इट इज ऑल्सो अ स्केलर, राइट। कूलम चार्ज स्केलर, कोई डायरेक्शन नहीं है। मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, ठीक है जी, एक्सेलरेशन के यूनिट हैं वेक्टर्स, एक्सेलरेशन के यूनिट्स है ना, m इंटू ए हो रहा है ना, ठीक है, सो इट इज अ वेक्टर। थर्ड, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज वेक्टर क्वांटिटीज। टाइम पीरियड स्केलर एंड वेक्टर, तो ये तो स्केलर ही है टाइम पीरियड में, क्योंकि कोई भी वो नहीं होता हमारे पास डायरेक्शन। नेक्स्ट इज डिस्टेंस, ये भी स्केलर है, डिस्प्लेसमेंट होती है वेक्टर। फोर्स, थर्ड ये रहा फोर्स, फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, तो ये आपकी वेक्टर आएगी। फोर्थ वेलोसिटी वेक्टर, क्योंकि स्पीड जो होती है वो आपकी बिना डायरेक्शन की होती है, वेलोसिटी इज आपकी डायरेक्शन के साथ जो स्पीड होती है। जैसे ये दी हुई है 2 मीटर्स पर सेकेंड, अच्छा यहाँ नहीं दी, पीछे दिया हुआ था, मीटर पर सेकेंड की स्पीड आपकी विद रिस्पेक्ट टू नॉर्थ, दैट इज वेलोसिटी, ठीक है। वर्क डन, वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस होता है वर्क डन, तो ये भी क्या रहेगा, इसमें डिस्टेंस आ रहा है तो ये स्केलर ही रहेगा आपका, तो दैट मीन्स ये आपका स्केलर में आएगा वर्क डन, क्योंकि ये फोर्स इनटू डिस्टेंस होता है। तो डिस्टेंस इज, यहाँ पे कह तो सकते हैं कि फोर्स हुआ है, लेकिन इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होती है, कहीं भी कर सकते हैं ना, वर्क डन का कोई डायरेक्शन नहीं फिक्स्ड है इसमें, ठीक है, सो इट इज स्केलर। फोर्थ, इन फिगर 10.6 आइडेंटिफाई द फॉलोइंग वेक्टर्स, तो जो नीचे लिखे हुए उन वेक्टर्स को हमें आइडेंटिफाई करना है। सबसे पहला है को इनिशियल। को इनिशियल देखो, सेम टर्मिनल पॉइंट कहाँ आ रहा है, ये दिख रहा है मुझे, क्योंकि ए वेक्टर इस तरफ जा रहा है, डी वेक्टर इस तरफ जा रहा है, और सब में यहाँ नहीं दिख रहा मुझे, इस पॉइंट पे भी नहीं दिख रहा और इस पॉइंट पे भी नहीं दिख रहा, सो ए एंड डी, इसका आंसर इज ए एंड डी। ये वेक्टर्स जो है मेरे को इनिशियल वेक्टर्स हैं। सेकंड इज इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स आपको ए और सी नहीं है, क्योंकि इनकी डायरेक्शन उल्टी है, इसकी डायरेक्शन ये है, मैग्नीट्यूड भले ही सेम है। ए और बी ये बिल्कुल, डी और बी सॉरी, डी और बी बिल्कुल डायरेक्शन एक ही तरफ है और मैग्नीट्यूड भी इक्वली दिख रहा है, सो डी एंड बी। थर्ड, कोलिनियर बट नॉट इक्वल। कोलिनियर होंगे बट इक्वल नहीं होंगे, तो इक्वल तो बी और डी हो ही गए, कोलिनियर भी हैं ये, बट उसने बट नॉट इक्वल बोला है, तो ए और सी हो गए। सो ए और सी वेक्टर्स जो हैं वो कोलिनियर हैं, क्योंकि पैरेलल दिख रहे हैं, लेकिन उनकी डायरेक्शन जो है उल्टी है, इसलिए वो इक्वल नहीं है। सो थर्ड का आंसर इज ए एंड सी। नेक्स्ट, फिफ्थ क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग एज ट्रू एंड फॉल्स। तो फर्स्ट, ए एंड माइनस ए आर कोलिनियर। क्या ए और माइनस ए कोलिनियर होंगे? बिल्कुल होंगे, क्योंकि ए वेक्टर जो है वो ऐसा है, तो माइनस ए में सिर्फ उसकी क्या होगी, डायरेक्शन ही तो चेंज हो जाएगी, मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा ना। तो क्या ये दोनों एक ही लाइन के पैरेलल नहीं है? डायरेक्शन का तो वैसे भी फर्क नहीं पड़ता, सो इट इज वेरी मच ट्रू, राइट। सेकेंड, टू कोलिनियर वेक्टर्स आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का कोई लेना देना नहीं होता। अगर मैं छोटा सा बना दूं बी वेक्टर, तो ये भी कोलिनियर है, एक है, ठीक है, सो इट इज फॉल्स। मैग्नीट्यूड का कोलिनियर वेक्टर में कोई लेना देना नहीं होता। नेक्स्ट वन, थर्ड, टू वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड आर कोलिनियर। अब सिर्फ मैग्नीट्यूड तो बोल रहा है, लेकिन सेम का तो कोई खास रोल है ही नहीं, ठीक है। अब वो कोलिनियर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, ठीक है, बट वो मे नहीं कर रहा, आर बोल रहा है, मतलब बोल रहा कि हमेशा कोलिनियर ही होते हैं, तो ये फॉल्स है ये भी, ठीक है। मैग्नीट्यूड का कोई रोल इतना नहीं होता, सेम हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं।
लास्ट इज फोर्थ, टू कोलिनियर वेक्टर्स हैव सेम मैग्नीट्यूड, हैविंग सेम मैग्नीट्यूड आर इक्वल। तो दो कोलिनियर वेक्टर्स हैं, मान लेते हैं दो कोलिनियर वेक्टर्स हैं। अब उनका मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, तो क्या इक्वल होंगे? यहां तो लग रहा है इक्वल होंगे, पर अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड ये कर दूं, डायरेक्शन चेंज कर दूं, तो अब कोलिनियर तो अब भी है ये दोनों, मैग्नीट्यूड भी बराबर है, लेकिन क्या ये इक्वल है? नहीं है ये इक्वल बिल्कुल भी। क्यों नहीं है ये इक्वल? क्योंकि डायरेक्शन उल्टी है। इक्वल के लिए तो मुझे डायरेक्शन भी सेम चाहिए, सो इट इज ऑल्सो फॉल्स। ठीक है जी, समझ आ गया आपको?